नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो में कक्षा 12वीं की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम में से नाटक लिखने का व्याकरण, जिसका भाग हम करेंगे 2। पहला भाग हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। नाटक किसे कहते हैं, यानी नाटक क्या है, नाटक और दूसरी विधाएं कौन कौन सी हैं, नाटक और अन्य विधाओं में अंतर क्या है, नाटक में समय का बंधन क्या होता है। अब आगे आता है नाटक के तत्व, नाटक में स्वीकार और अस्वीकार की भावना, नाटक की शिल्प संरचना, नाटक के स्रोत। तो सबसे पहले हम जानते हैं नाटक के तत्व। मैंने आपको पहले ही बताया है कि नाटक एक दृश्य काव्य है। नाटक वह विधा है जो कि एक गद्यात्मक रूप है, एक काव्य का गद्यात्मक रूप है, जिसे संवादों के माध्यम से रंगमंच पर जब प्रस्तुत किया जाता है तो ये एक दृश्य काव्य की विधा है। नाटक के तत्व हैं कथानक, कथानक को हम घटनाएं भी कह सकते हैं, कथ्य, दृश्य, परिवेश, पात्र, संवाद यानी कि किन शब्दों को बोला जाता है, द्वंद्व यानी स्वीकार और अस्वीकार की अवधारणा क्या होती है, रंग संकेत जिसमें मंच निर्देश और अभिनय संकेत आते हैं। तो सबसे पहले है इसका तत्व कथानक या घटनाएं। कथानक या घटनाएं किसे कहते हैं? प्रत्येक नाटक में एक कहानी छिपी होती है और उस कहानी में कुछ घटनाएं होती हैं। इन्हीं घटनाओं के संयोग को कथानक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अनेक घटनाओं को, जो घटनाएं संयोग से घट जाती है, जब उन सब को इकट्ठा करके एक सीरियल में बना दिया जाता है तो उसे कहा जाता है कहानी। और ये कहानी, जब कहानी को संवाद रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वो बन जाता है नाटक। इसके बाद आता है कथ्य। कथ्य क्या होता है? नाटककार का उद्देश्य नाटक के माध्यम से कुछ निष्कर्ष, संदेश या किसी सामाजिक यथार्थ यानी कि सच्चाई को प्रस्तुत करना होता है। जब एक नाटककार कोई नाटक लिखता है, कोई कहानीकार कहानी लिखता है, कविता लिखता है, तो सभी किसी न किसी उद्देश्य को लेकर चलते हैं। अब जब नाटककार है तो अपने नाटक के माध्यम से या तो वो किसी को संदेश देना चाहता है या किसी सामाजिक समस्या को प्रस्तुत करना चाहता है, कोई निष्कर्ष निकालना चाहता है। तो ये जो सब होता है इसे कहा जाता है नाटक का कथ्य। जो कुछ भी वो कहना चाहता है वो क्या होता है? उसका कथ्य। कथ्य को प्रस्तुत करने के लिए ही नाटककार घटनाओं, स्थितियों और दृश्यों का चुनाव करता है और उन्हें एक निश्चित क्रम में रखता है। अनेक प्रकार की घटनाएं, स्थितियां और दृश्यों का चुनाव करके उन्हें एक निश्चित क्रम में रख देता है, इस कथ्य को ही दर्शाने के लिए। जिस तरह से ये जो नाटक है जब रंगमंच पर अभिनीत किए जाते हैं तो किसी न किसी समस्या या किसी न किसी घटना को प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। आगे है दृश्य। एक स्थान पर एक समय में लगातार चल रहे एक कार्य व्यापार से एक दृश्य की रचना होती है। जब रंगमंच पर एक समय है, एक ही स्थान है रंगमंच का और एक ही समय में जो काम हो रहा है, जो लोग आपस में संवाद कर रहे हैं, जो वो कुछ बता रहे हैं, उससे दृश्य की रचना होती है। इन तीनों में से किसी एक के बदलने से दृश्य बदल जाता है। माना कि रंगमंच पर कोई एक दृश्य चल रहा है, बहुत सारे पात्र हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, किसी के बारे में तर्क वितर्क कर रहे हैं। जब वो लगातार चलता रहता है तो वो एक दृश्य है, ठीक है। अगर उसके बाद वो उनमें से कोई एक पात्र चला गया, कोई दूसरा आ गया, कोई चीज़ साथ लेकर आया,
तो वो क्या हो जाता है, वो दृश्य बदल जाता है। दृश्य के भीतर ही नाटक के पात्र और घटनाएं गुथी हुई होती हैं। दृश्यों के माध्यम से ही पात्रों के चरित्र एवं नाटक के परिवेश का पता चलता है। नाटक दर्शकों के सामने सीमित समय में प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत की जाने वाली विधा होती है। फिर से समझिए इसे, नाटक दर्शकों के सामने जब हम नाटक प्रस्तुत करते हैं, एक सीमित समय में प्रत्यक्ष रूप से जो सामने घटित हो रहा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है जो पीठ के पीछे घटित होता है, तो प्रत्यक्ष रूप से जो सामने प्रस्तुत करते हैं नाटक, वो विधा है। इसीलिए तो इसे दृश्य काव्य कहा जाता है। नाटक में बार बार दृश्यों का बदलाव करना व्यावहारिक नहीं होता, क्योंकि सामने जब हो रहा है तो बार बार हम उसमें जल्दी जल्दी बदलाव नहीं कर सकते। इसलिए नाटककार दृश्यों का चयन और संयोजन इस प्रकार से करता है कि कम से कम दृश्यों में कहानी को पूरा किया जा सके। क्योंकि हम रंगमंच पर नाटक दिखा रहे हैं, बार बार हम दृश्यों को बदलेंगे तो होच-पोच हो जाएगी और संयोजक जो है इसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा दृश्यों के बार बार दृश्य ना बदलना पड़े, उसके लिए वो संवादों को इस तरह से संयोजित करता है कि कम से कम दृश्यों में उन संवादों के माध्यम से कहानी को पूरा किया जा सके। इसके बाद आता है परिवेश। इसे हम वातावरण भी कह सकते हैं, वातावरण भी होता है परिवेश। परिवेश घटनाओं की पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। परिवेश नाटक में अलग अलग जीवन स्थितियों, रहन सहन, संस्कृति, परंपराओं, मान्यताओं के माध्यम से नाटक में विविध रंग भरने का काम करता है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। परिवेश क्या होता है? माना कि हमें अपने नाटक में एक ग्रामीण अंचल का नाटक है, तो हमें उसको दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, उस नाटक में जो भी हमने पात्र चुने हैं, पात्रों का चयन किया है, या फिर जो भी हमने दृश्यों में रंगमंच को सजाने का कार्य किया, रंगमंच सज्जा का काम किया है, या फिर पात्रों की वेशभूषा है, वो सब हम क्या करेंगे, उसी से मिलती जुलती होगी, उसी परिवेश से। ग्रामीण अंचल का है तो पात्रों ने भी गांव के कपड़े डाले होंगे, वो जो भाषा बोलेंगे उसमें भी ग्रामीण अंचल के ही शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, उसमें जो साज सज्जा है वो भी सारी उसी अंचल से संबंधित आएगी। नाटक के पात्र और घटनाएं किसी न किसी विशेष परिवेश या परिस्थितियों से जुड़ी होती हैं। इन्हें अलग अलग मंच सज्जा, पार्श्व संगीत एवं पात्रों के वेश सज्जा और संवादों की भाषा और स्वगत कथन आदि के माध्यम से उभारा जाता है। स्वगत कथन होता है स्वयं से ही बात करना, अपने आप से बात करना। जिस तरह से एक रामायण का दृश्य दर्शाना है, इसे अगर जंगल का एक दृश्य दर्शाना है तो उसी प्रकार से वनवास का वेशभूषा धारण करे राम, लक्ष्मण और सीता को वैसी ही वेशभूषा धारण करवाकर इनका मंचन किया जाता है। इसके बाद आते हैं अगला तत्व है पात्र। नाटक के कथानक को पात्रों के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता है। कथानक यानी जो कथा है वो हम दूसरों को बताएंगे कैसे? पात्रों के माध्यम से। प्रत्येक पात्र का अपना विशिष्ट चरित्र होता है। पात्रों के चरित्र नाटक के कथ्य को, उसका जो उद्देश्य है, नाटक का उद्देश्य है, उसे प्रस्तुत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पात्र जो होते हैं ना, सभी को अपनी अपनी भूमिका दी जाती है। कोई हीरो होता है, कोई हीरोइन होती है, तो कोई विलेन होता है। तो इस तरह से हर पात्र जो होता है अपने चरित्र का जो है कथ्य, अब उसके चरित्र की क्या विशेषता है, उसको कौन सा चरित्र दिया गया है, उसके चरित्र का उद्देश्य क्या है, हर व्यक्ति अपना चरित्र निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पात्र ही नाटक के संवादों को प्रस्तुत करते हैं जिससे कहानी आगे बढ़ती है। संवाद महत्वपूर्ण वो होता है जिससे कहानी
आगे बढ़ती है। पात्र यदि स्टेज पर आकर खड़े हो जाएंगे और कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ बात ही नहीं करेंगे तो कहानी कैसे बढ़ेगी। ये सारे हैं पात्र जिन्हें अनेक प्रकार की भूमिकाएं दी गई हैं। अपनी अपनी भूमिका में ये पात्र जो है अपनी संवादों को बोलते हैं। तो आगे है कि रंगमंच पर संवाद की भूमिका क्या होती है। नाटक का सबसे ज़रूरी और सशक्त माध्यम होता है संवाद। दूसरी किसी विधा के लिए यह कतई ज़रूरी नहीं कि संवादों का सहारा ले, क्योंकि कहानी है या फिर कविता है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, किसी में संवाद की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन नाटक का तो उसके बिना काम ही नहीं चल सकता। यदि संवाद ही नहीं है तो नाटक क्या है। रंगमंच पर एक पात्र आकर पूरी कहानी सुनाकर चला जाए तो क्या उसे दर्शक देख पाएंगे? नहीं। नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और अंत में उपसंहार जैसे तत्व अनिवार्य होते हैं। सबसे पहले जब नाटक मंचन किया जाता है उसमें दो पात्रों का आपस में तनाव क्या है, आगे क्या आएगा, ये दर्शकों को उत्सुकता रहती है। रहस्य क्या है, अब क्या होने वाला है, ये व्यक्ति मरेंगे या जिएंगे, ये एक दूसरे का विरोधी होंगे या एक दूसरे के मित्र होंगे, रोमांच उनमें होता है और अंत में उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। ये सारे तत्व इसके लिए ज़रूरी होते हैं। इसके लिए आपस में विरोधी विचारधाराओं का संवाद होना भी ज़रूरी होता है। यही कारण है कि नायक प्रतिनायक यानी कि हीरो और खलनायक सूत्रधार की परिकल्पना भारतीय या पाश्चात्य नाट्य शास्त्र में आरंभ से ही की जाती है। एक सशक्त नाटक के संवाद वर्णित या चित्रित न होकर क्रियात्मक और दृश्यात्मक होते हैं। एक अच्छा नाटक अगर हमें दिखाना है उसके जो संवाद होते हैं उन संवादों का वर्णन नहीं किया जाता, ना ही उन संवादों का चित्र बनाकर दूसरों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है, अपितु उसे स्टेज पर क्रिया के रूप में खेल कर दिखाया जाता है और लोग उसके देखते हैं। संवाद जो होते हैं पात्र अभिनय करते हैं और दर्शक उसे देखते हैं। तो लिखे और बोले जाने वाले संवादों से भी ज़्यादा उन संवादों के पीछे निहित अनलिखे और अनकहे संवादों की ओर ले जाते हैं। इन्हें अंग्रेजी भाषा में सब टेक्स्ट कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे नाटककार लिखता नहीं है, अपितु अनकहे इशारों के माध्यम से ही जो पात्र होते हैं वो समझा देते हैं। जिस नाटक में इस तत्व की जितनी ज़्यादा संभावनाएं होंगी वह नाटक उतना ही सफल होगा। कई बार पात्र बोलते नहीं है, इशारों में या अभिनय करके ऐसे ही समझा जाते हैं कि क्या क्या कहना चाह रहा है। उदाहरण के लिए हेलमेट का यह प्रसिद्ध संवाद टू बी और नॉट टू बी, या फिर स्कंदगुप्त का अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। ये संवाद अनगिनत संभावनाओं को उजागर कर देते हैं। इसके बाद आती है अस्वीकार की स्थिति। हर नाटक में द्वंद्व होता है, स्वीकार और अस्वीकार की स्थिति पाई जाती है। नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है। कोई भी दो चरित्र जब भी आपस में मिलते हैं और विचारों के आदान प्रदान में टकराहट होना स्वाभाविक है। ये ऐसे समझिए, हर दो व्यक्तियों का स्वभाव अलग होता है। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है। दोनों के ज़रूरी नहीं है कि दोनों के विचार भी आपस में मिलेंगे। तो विचार जब आपस में बातचीत करते हैं, दो मित्र हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, यानी कि कोई भी है, हर व्यक्ति के विचार अपने होते हैं। जब वो आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उनमें टकराहट होना स्वाभाविक है, यानी कि एक दूसरे का विरोध होना भी स्वाभाविक होता है। यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। रंगमंच प्रतिरोध यानी एक दूसरे का विरोध करने का सशक्त माध्यम है। वह कभी भी यथास्थिति को स्वीकार कर ही नहीं सकता। इस कारण उसमें अस्वीकार की स्थिति भी बराबर बनी रहती है। कोई भी जीता जागता संवेदनशील प्राणी वर्तमान परिस्थितियों को लेकर असंतुष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। किसी को कितना भी हम संतुष्ट कर ले, लेकिन कोई ऐसा इस पृथ्वी पर कोई भी प्राणी, संवेदनशील प्राणी ऐसा है ही नहीं जो किसी न किसी बात पर असंतुष्ट न हुआ हो। जिस नाटक में इस तरह की असंतुष्टि
छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज़्यादा उपस्थिति होती है वह उतना ही गहरा और सशक्त नाटक साबित होता है। इसको एक आप फिल्म के माध्यम से समझिए। जिस फिल्म में जितना ज़्यादा जो विलन है वो जितना ज़्यादा प्रभावी होगा उतना ही वो फिल्म अच्छी और सशक्त बनती है। अर्थात कहने का अभिप्राय है, यदि किसी नाटक में सब कुछ सकारात्मक ही होता चला जाए, एक व्यक्ति कहाँ ये है दूसरा यस यस करता चला जाए, तो वो नाटक उतना ही सशक्त नहीं बन पाता। जब तक कि उसमें नकारात्मक चीज़ों को ना डाला जाए और एक व्यक्ति किसी चीज़ के लिए अगर पॉजिटिव है और दूसरा उसके प्रति नेगेटिव होता है और आपस में उनका टकराट है, तभी वो नाटक जो है सशक्त नाटक साबित हो। तभी वो दर्शक देखना पसंद करेंगे कि देखें आगे क्या होता है, तभी उनमें छटपटाहट होगी, तो तभी आगे जो है दर्शक देख पाएंगे। यही कारण है कि जब जब किसी भी विचार व्यवस्था या तात्कालिक समस्याओं के समर्थन में नाटक लिखे गए, वो कभी भी बहुत दिनों तक चर्चा में नहीं रहे। आगे आता है चरित्रों का विकास। नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किए जाएं, यानी कि जो पात्र हैं, जो चरित्रों को अभिनीत कर रहे हैं, जिन्हें जैसा जैसा चरित्र दिया जाता है, रोल दिया जाता है, वे स्पाट, सतही और टाइप्ड नहीं होने चाहिए। एक व्यक्ति को अगर माँ का रोल दिया जा रहा है तो हर जगह उसे माँ का ही रोल देते चले जाओ और वैसे ही उसे डायलॉग देते चला, ये हो जाते हैं टाइप, तो दर्शक उसे देखना पसंद नहीं करते। जिस प्रकार हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी भी व्यक्ति को सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। एक व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि हम अच्छा अच्छा कहते जाएंगे, दूसरे को हम बुरा 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 कहते जाएंगे, नहीं। कभी वो व्यक्ति अच्छा होता है, कभी अच्छे काम करता है तो बुरे काम करता है। उसी तरह से नाटक की कहानी में भी चरित्रों के विकास में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे स्थितियों के अनुसार क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते चले। ये नहीं है कि एक व्यक्ति मुंह बंद करके नाटककार की हर बात को मानता चला जाए, यस यस करता चला जाए। नाटककार नाटक के कथानक के माध्यम से जो कुछ भी कहना चाहता है उसे अपने चरित्रों और उनके बीच होने वाले परस्पर संवादों से ही अभिव्यक्त करता है। पात्र या जो चरित्र होते हैं वो आपस में बातचीत कैसे करेंगे? संवादों के माध्यम से। लेकिन ऐसा कभी ना लगे कि वह पहले से ही निश्चित विचारों को मात्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि उनमें एक रियलिटी सी दिखाई देनी चाहिए। वो ये ना हो कि हाँ जैसे नाटककार ने शब्द लिख के दे दिया और वो बोले चले जा रहे हैं। उनके अभिनय में भी प्रधानता होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में नाटक ना रहकर सिर्फ शब्दों के रूप में विचारों का एक पुंज सा बनकर रह जाता है। अतः संवाद जितने ज़्यादा सहज और स्वाभाविक होंगे उतना ही दर्शक के मर्म को छुएंगे, दर्शक उतना ही उन्हें देखना पसंद करेगा, उसे उतनी ही रसानुभूति होगी। यहाँ सहज स्वाभाविक होने से आशय भाषा की सरलता से कदापि नहीं है कि हम जितनी सरल भाषा में लिखेंगे उतना ही दर्शक को समझ आएगा, नहीं। संवाद चाहे कितने भी तत्सम और मुश्किल क्लिष्ट भाषा में क्यों न लिखे गए हों, स्थिति तथा परिवेश की मांग के अनुसार यदि वे स्वाभाविक जान पड़ते हैं, यानी यथार्थ सच्चे जान पड़ते हैं, तब उनके दर्शकों तक संप्रेषित होने में कोई भी मुश्किल नहीं होती। ये नहीं है कि हमें इजी भाषा में लिखेंगे तो दर्शकों को समझ आएंगे, नहीं। हमें देखना है कि वहाँ उनकी भाषा कैसी है, उनका परिवेश कैसा है, समय कैसा चल रहा है। हाँ, समय तो एक दुख का चल रहा है और हम खुशी से ढोल बजाकर कुछ ऐसे संवादों को करते हैं तो इससे रसानुभूति होगी, नहीं। हमें समय के अनुसार, परिवेश की मांग के अनुसार स्वाभाविक संवादों को पात्रों से करवाना है। इस दृष्टि से हम जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती और सुरेंद्र वर्मा जैसे नाटककारों की भाषा में ये विशेषता देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका तत्व आता है शिल्प संरचना। नाटक कई प्रकार से लिखे जाते हैं, कई संरचनाओं में किए जाते हैं, जैसे है शास्त्रीय शैली, पारसी नाटक, यथार्थवादी नाटक, नुक्कड़ नाटक। इसमें इन शैलियों से कई तरह के नाटक लिखे गए। शास्त्रीय शैली में स्वपन, वासवदत्ता, अभिज्ञान, शकुंतलम, ऋचकटिकम और
उत्तर रामचरितम। पारसी नाटक में शेर व शायरी, गीत संगीत और अतिरंजित संवाद पर आधारित यथार्थवादी नाटकों में लिखे गए आषाढ़ का एक दिन, अंधा युग, नुक्कड़ नाटक, हम झुग्गी वाले, हल्ला बोल, रंगासियार। तो शिल्प की दृष्टि से नाटकों के प्रकार इस प्रकार हो सकते हैं जैसे शास्त्रीय नाटक है। प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्र के नियमों पर आधारित स्वप्न, वासवदत्ता, अभिज्ञान शकुंतलम, मृच्छ कटिकम, उत्तर रामचरितम आदि ऐसे नाटक हैं जो शास्त्रीय नाटक आज भी कहे जाते हैं। पारसी नाटक जो होते हैं वो अधिकतर शेर व शायरी और गीत संगीत पर आधारित होते हैं और अतिरंजित संवादों पर भी आधारित होते हैं। लोक नाटक अलिखित मौखिक रचना प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। जब रचनाएं नहीं लिखी जाती थी, जो लोक संगीतों पर या लोक नाटक जो होते हैं वो गांव के उन लोगों के पर आधारित जो घटनाएं होती है बिना लिखे ही उन्हें वर्णित कर दिया जाता है, ऐसे नाटकों को लोक नाटक कहा जाता है। यथार्थवादी नाटक इब्सन की तर्ज पर गद्य पद्य मिश्रित आधुनिक नाटक जो होते हैं, ये नाटक यथार्थवादी नाटक कहलाते हैं, जो सच्चाई को प्रकट करते हैं। नुक्कड़ नाटक ये जो होते हैं समसामयिक मुद्दों के प्रचार, जागरूकता आदि के लिए फुटपाथ, चौराहों आदि पर प्रस्तुत किए जाते हैं। किसी भी गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर इकट्ठे होकर पात्र जो होते हैं समसामयिक समस्याओं को लेकर उन्हें जागृत करने के लिए, लोगों को सचेत करने के लिए, सच्चाई से अवगत कराने के लिए क्या करते हैं, नुक्कड़ पर किसी गली मोहल्ले में खड़े होकर बहुत सारे बच्चे या लोग इसे अभिनीत कर देते हैं। इसे कहा जाता है रुक्कड़ नाटक। रंग संकेत या नाट्य संकेत भी नाटक का एक आवश्यक तत्व होता है, जिसके अंतर्गत नाटककार प्रत्येक दृश्य के आरंभ में मंच सज्जा कैसी रहेगी या किस तरह का परिवेश होगा, यहाँ पर क्या क्या दिखाई देगा, पात्रों के कपड़े कैसे होंगे और उनके संवाद कैसे होंगे, इसके साथ साथ नाटककार इस तरह के अभिनय संकेत लिखता है। रंग संकेत जहाँ सूत्रधार और अन्य तकनीकी विशेषज्ञों को नाटक के आयोजन की व्यवस्था एवं मंच सज्जा आदि में सहायता करते हैं, अभिनेताओं को भी अपने अभिनय में सहयोग प्रदान करते हैं। नाटक के स्रोत या नाटक के विषय कौन कौन से हो सकते हैं, नाटक के स्रोत कौन कौन से होते हैं, कहाँ से हम नाटक बनाए, कहाँ से हम नाटक ले, घटनाएं कहाँ से इकट्ठी करें। इतिहास हो सकता है, इतिहास से ली जा सकती हैं। अनेक प्रकार के पुराण जो अष्टपुराण है या बहुत सारे पुराने ग्रंथ हैं, उनकी कहानियों के रूप में घटनाएं लेकर हम नाटक बना सकते हैं। प्राचीन महाकाव्यों को पढ़कर उन पर आधारित नाटक बना सकते हैं। उपन्यास है, कहानी है, समसामयिक घटनाएं हैं। तो ये है नाटक के स्रोत जिनके माध्यम से हम नाटक को बना सकते हैं। तो इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर ये आते हैं कि अच्छा नाटक वो होता है जो लिखकर या बोले गए शब्दों से भी ज़्यादा ध्वनित करे, यानी जो लिखा या बोला ना गया हो उसे भी वो अपने अभिनय के माध्यम से लोगों को बता दे। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी चीज़ें जो लिखी नहीं जाती ध्वनि के माध्यम से बता दी जाती हैं, वो एक ही 10 से 15 सेकंड का काम जो होती है वो 20 से 25 पेजों का जो जितना लिखना होता है उतना काम कर जाते हैं। अब मान लीजिए कि एक नाटककार को जो है दृश्य दिखाना है, उसे कि वर्षा हो रही है या फिर बाहर बहुत अंधेरा है और अंधेरे में अनेक प्रकार की आवाज़ें आ रही हैं, बर्तनों के गिरने की आवाज़ें आ रही हैं और किचन का काम का आवाज़ें आ रही हैं, यानी कि अनेक एक तरह के। तो इसका हम क्या करते हैं, किसी तकनीकी माध्यम से इनकी ध्वनियों को सुना दिया जाता है। वर्षा हो रही है, बादल गरज रही हैं, बिजली चमक रही है, बाहर कुत्ते और सियार भौंक रहे हैं, अनेक प्रकार की आवाज़ें हैं। तो और व्यक्ति जो है मन ही मन उसको सोचता है, उसकी आवाज़ें उसके कानों में पड़ती हैं। ये सारी चीज़ें लिखने में कहाँ 20 से 25 पेज भरे जा सकते हैं, लेकिन ध्वनित करते हुए हम जो है उसे शीघ्र अतिशीघ्र कुछ ही मिनटों सेकंडों में ऐसा काम पूरा कर सकते हैं।
जिस नाटक में वर्तमान परिस्थिति के प्रति असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की उपस्थिति जितनी अधिक होती है, उतना ही वह गहरा और सशक्त नाटक साबित होता है। एक सशक्त नाटक में संवाद अपने आप वर्णित या चित्रित न होकर क्रियात्मक और दृश्यात्मक हो तथा संवाद के माध्यम से अनलिखे और अनगए संवादों को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता हो, वही नाटक सबसे अच्छा नाटक हो सकता है। तो बच्चों, ये था इस पाठ पर आधारित नाटक के तत्व, स्वीकार अस्वीकार की भावना, नाटक का शिल्प संरचना, नाटक की रंगमंच और सज्जा। तो आप इस पाठ को अभिव्यक्ति और माध्यम में से नाटक लिखने का व्याकरण पाठ दोबारा पढ़िए और उसको याद कीजिए, छोटे प्रश्नों को याद कीजिए। धन्यवाद।